नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपके सामने। उसके पहले कि मैं अपनी आज की चर्चा प्रारंभ करूं, आपसे निवेदन है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और टिप्पणी भी कीजिए। इसके पहले मैंने एक वीडियो किया था दलाई लामा और भारत रत्न, और उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने सराहा था। काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों ने उस पर टिप्पणी भी की और कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति भी जताई। तो जिन लोगों ने आपत्ति जताई उनके मुद्दे भी सही है, वो भी अपने दिल की बात कहें। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये जो भारत रत्न मिलना चाहिए दलाई लामा को, वो मेरे दिल की आवाज़ थी, इसलिए मैंने किया उसका वीडियो। तो ये भी जो भी उन्होंने आपत्ति जताई उनकी भी दिल की आवाज़ थी। तो मुझे उनके मन में कुछ संशय हो तो उस संशय को मैं दूर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आज आपके सामने मैं इस विषय के साथ कि भारत रत्न क्या है और क्यों दलाई लामा को मिलना चाहिए, आज का मेरा ये वीडियो है। आप वीडियो पूरा देखिए, इन्फॉर्मेटिव होगा। और देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और फॉरवर्ड भी कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और महत्वपूर्ण बात होगी। तो भारत रत्न अभी तक जितने भी मिले, अब देखिए किन किन लोगों को मिले। कई भारत रत्न जो अवार्ड थे और राजनीतिक राजनीतिक अवार्ड थे, जैसे कि प्रणब मुखर्जी को दिया गया, उनका कोई योगदान नहीं था। हालांकि उन्होंने बहुत लंबी पारी खेली राजनीति में, उससे भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित करने की आवश्यकता नहीं थी। और सबसे जो आश्चर्यजनक जिसका नाम है, मैं क्षमा चाहूँगा, आप शायद पसंद न करें क्योंकि आप क्रिकेट प्रेमी हो, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने ऐसा क्या काम किया कि उसे भारत रत्न से सुशोभित किया गया। भारत रत्न अपने आप में एक विशिष्ट पुरस्कार है। मैं उसे नोबेल से भी आगे मानता हूँ। उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो निस्वार्थ ऐसा काम करता है जिससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता हो, राष्ट्र में चेतना हो और राष्ट्र के जन जन को लाभ हो। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से सुशोभित करना चाहिए। और ये जो पुरस्कार जो भारत रत्न है, और प्रतिवर्ष देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति खड़े हो जाए। ये करोड़ों में एक होते हैं, लाखों में एक होते हैं। जैसे आज की तारीख में, आज के समय देखा जाए तो बाबा रामदेव है जिन्होंने ऐसा काम किया कि आज आयुर्वेद और योग वो सीमित था, इसकी लोकप्रियता नहीं थी। आज लोग योग और आयुर्वेद घर घर में इतना लोकप्रिय हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री श्री रविशंकर जी वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, घर घर योग और आयुर्वेद उसको फैला रहे हैं। तो ये भारत के विरासत को बढ़ावा मिल रहा है। सदगुरु जो नदियों को बचाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा का काम कर रहे हैं, वो भारत का नाम विश्व में फैला रहे हैं। तो ये उनका काम है। ये ऐसे काम है जिनको जरूरत नहीं थी, वो कुछ भी कर सकते थे, उन्हें आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे आने की, पर ये उन्होंने बीड़ा उठाया और ऐसा काम किया जो सरकार नहीं कर सकती थी, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती थी। वो काम ये लोग कठिन काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बाबा आमटे जिन्होंने कुष्ठ रोगियों की स्वयं सेवा की, ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से शोभित करना चाहिए। मगर सचिन तेंदुलकर जैसे लोग जिसने सिर्फ क्रिकेट खेला, करोड़ों रुपये कमाए, वो बस राज्यसभा के मेंबर बन गए और किस्सा खत्म। उससे देश को कोई लाभ नहीं हुआ। वो क्रिकेट खेले, अच्छा खेले, मगर उनको लाभ हुआ, देश को कोई लाभ नहीं हुआ। क्रिकेट से देश को कोई लाभ नहीं हो रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। मैं खुद क्रिकेट खेलता था, मगर स्थिति यही है। एक डॉक्टर थे, ये 80 के दशक की बात है,
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक छोटे से गांव के डॉक्टर थे जो रोज वहाँ क्लिनिक चलाते थे। उन्होंने 1-1 रुपया गांव वालों से इकट्ठा किया और फिर एक तालाब बनवाया, और तालाब बनवाने से गांव के पानी की समस्या काफ़ी कम हुई। ये व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न जैसा पुरस्कार मिलना चाहिए, कम से कम पद्म विभूषण तो मिलना चाहिए। और आज ये किया हुआ था काम डॉक्टर जोशी ने, उनका नाम डॉक्टर जोशी था, मुझे आज भी याद है, बहुत पुरानी बात है, आज भी मुझे याद, में अखबार में पढ़ा था मैंने। आज अगर ये किया हुआ था काम तो उन्हें पद्म विभूषण तो कम से कम मिलता, पर उस समय की सरकार ने शायद ध्यान नहीं दिया, जो भी हो। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी को मिला, ये क्या मापदंड था? अडवाणी जी को मिला, समझ में आता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है कि क्योंकि अडवाणी जी वो व्यक्ति जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को चरम सीमा पर पहुंचाया और उसके कारण राम मंदिर बन सका, ये उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। वाजपेयी जी ने अच्छा काम किया था इकोनॉमी को संभालने का, फिर भी भारत रत्न के लिए तो थोड़ा कम पड़ता है मेरी राय में। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि भारत रत्न जैसा पुरस्कार कुछ विशिष्ट व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। इंदिरा जी के काल में इंदिरा गांधी को भी मिला, राजीव गांधी को मिला, जो निरर्थक था। ये अफवाह, ये गलत था, अनुचित था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी भारत रत्न दिया। वो प्रधानमंत्री थे, उनका काम था अच्छा काम करना। इंदिरा जी के काल में एक भारत रत्न मिला था सीमांत गांधी को, शायद उनका नाम गफूर या गफ्फार था, पाकिस्तान के थे वो संघर्ष कर रहे थे पाकिस्तान में, शायद वो वजीरिस्तान के आसपास के कहीं होंगे। उनको भारत रत्न से सुशोभित किया गया था, वो सही था। तो अब हम जब भारत रत्न के लिए सोचते कि कौन व्यक्ति सही है, किसको मिलना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो जिसे सही में ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता। यही उसका आधार होना चाहिए। और उसका दूसरा आधार होना चाहिए कि इससे देश की जनता को या उनकी जनता को क्या लाभ हुआ, कैसा उनका जीवन स्तर सुधरा, उसका योगदान ये देखना चाहिए। उसके बाद उस भारत रत्न से सुशोभित किया जा सकता है। और दलाई लामा इसमें फिट बैठते हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्हें अपना गांव, अपना शहर छोड़ना पड़ा, अपने लोग छोड़ने पड़े, अपना बौद्ध, अपना मठ छोड़ना पड़ा, और निर्वासित होकर बाद में रह रहे, और तिब्बत में अपनी अलग जगह जगाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी कोशिश की होगी चीनी सरकार ने कि दलाई लामा को कुचलने के लिए या उनको शांत करने के लिए खरीदने की भी कोशिश की होगी, मगर दलाई लामा जो है आज विश्व विख्यात, उनका विश्व उनके चरण स्पर्श करता है, वो अडीग है। तो ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित करने से तिब्बत के लोगों को संजीवनी बूटी मिलेगी, उनको न्याय मिलेगा। उनको न्याय अगर चीन सरकार नहीं दे सकती तो कम से कम भारत सरकार प्रतीकात्मक न्याय, मैं नहीं कहता हूँ इसमें बहुत फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर ऐसा करने से चीन को धक्का लगेगा और तिब्बतियों को बल मिलेगा, और विश्व में ये गूंजे की बात कि भारत ने दलाई लामा को भारत रत्न से सुशोभित किया, तो एक बार फिर से जो सोया हुआ जो आंदोलन है और सोई जो भावना है वो फिर से जागृत होगी, और ये बहुत बड़ी बात होगी। दलाई लामा को देने से तिब्बत में एक बार फिर से जागृति आएगी, और चीन को ललकाना बहुत आवश्यक है। मैं जब भी भारत आता हूँ, जब सामान खरीदता हूँ, सबसे पहला प्रश्न पूछता हूँ, ये चीन का तो नहीं है बना हुआ? ये पहला प्रश्न होता है मेरा। और हर बार एक दुकान में अगर 10 बार भी जाऊँगा, कोई भी वस्तु लूँगा, मेरा पहला प्रश्न होता है कि चीन का तो नहीं है। और उनको मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर कैलाश को मुक्त करना है चीन से, तो ये बहुत ज़रूरी है कि चीन का सामान ना हो।
और भले दुकानदार झूठ बोलता हो, मैं नहीं जानता, मगर मैं ये प्रश्न हमेशा करता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि चीन का सामान न खरीदो अगर कैलाश को मुक्त करना है। तो ये तो हमारा क्या एक जन जन का आंदोलन है, होना चाहिए। अब तो ये कई वर्षों से कर रहा हूँ। मोदी जी ने जब से वोकल फॉर लोकल और घर का सामान खरीदे भारत का बना हुआ है, उसके पहले से मैं ये कर रहा हूँ कि चीन का सामान नहीं होना चाहिए, चीन का बना हुआ नहीं होना चाहिए। ये मैं पहले से कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ करता ही नहीं, मैं लोगों को भी कहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दो कि चीन का बना हुआ नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहला कर्तव्य है, पूछना। दुकानदार सच बोलता है झूठ बोलता है, वो उसकी इच्छा पर निर्भर है, बस हमें पहला ये प्रश्न पूछना ही है। जितनी बार भी जाओ पूछो, तो कभी तो उसकी आत्मा जगेगी दुकानदार की, कब तब उसकी आत्मा जगेगी, वो सोचेगा कि भाई अगर मेरे पास पूरा माल चीन का है तो थोड़ा थोड़ा कम करेगा, धीमे 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 कम करके। इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और चीन को झटका लगेगा। अगर हम सब करें तो, एक दो से करने से नहीं होगा, एक दो शहर से नहीं होगा, सबको सामूहिक रूप से करना होगा, सोच बैठा नहीं होगी। तो इसी दिशा में जैसे चीन की अर्थव्यवस्था को झटका देना है, और अगर भारत अगर झटका दे देता चीन की हमारी अर्थव्यवस्था को, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ चीन कमज़ोर पड़ जाएगा, बहुत कमज़ोर होगा। कि चीन की पूरी अर्थव्यवस्था उधार के सिंदूर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि चीन की पूरी अर्थव्यवस्था उधार का सिंदूर है। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी वहाँ का हर क्षेत्र, वो जो भी नए उपग्रह बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब उधार का सिंधु है, क्योंकि उनकी निर्यात मुखी अर्थव्यवस्था है। और ये खतरे की घंटी है, किसी भी दिन निर्यात कम होगा उनका, या निर्यात की सीढ़ी खत्म हो जाएगी तो चीन धराशायी हो जाएगा। और ये काम हम कर सकते हैं। अभी तक मैं मानता था कि अगर अमेरिका की कुछ 10-15 कंपनियां चीन से सामान खरीदा बंद कर दे तो चीन धराशायी हो जाएगा, मगर नहीं, भारत भी उतनी ही ताकत रखता है। अगर भारत की जनता ये तय कर ले कि हमें जितना हो सके चीन का सामान नहीं खरीदना है, और जैसे कि सेल फोन और कंप्यूटर टीवी, वो शायद ऐसी चीज़ें कि अभी भी कहीं और से उपलब्ध नहीं होती, ये अलग बात है, मगर अपना कोई भी चीज़ जैसे पतंग उड़ाना कि राखी बांधना, वो जो भी काम है अगर भारत का उपलब्ध है तो भारत का ही खरीदें, चीन का ना खरीदें। जो दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु, ये ज़्यादा प्रभाव करती है। तो ये दो चीज़ें कि हम चीन का सामान का बहिष्कार करें, वो घोषणा करने की जरूरत नहीं है, लोगों को सड़क के बीच में आने की जरूरत नहीं है। हमें गुप्त एकदम शांत सुषुप्त अवस्था में करना है, शांत, किसी को कहने की जरूरत नहीं। बस दुकान पे गए, सामान खरीदा, देखा चीन का तो नहीं है, चीन का तो नहीं चाहिए, चीन का नहीं है तो हमें खरीदना है, बस यही। हालांकि इसका जो प्रभाव होगा उसके 10 साल लगेंगे, मगर फिर 10 साल में भी हम अपना लक्ष्य पा सकते हैं। और दलाई लामा को अगर भारत रत्न से सुशोभित किया जा सके तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और चीन के लिए एक बहुत बड़ी ललकार होगी। यह बहुत जरूरी है। तिब्बत को सजीवन रखना, तिब्बत को संजीवनी बूटी देना, इसे भारत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बाकी देश दलाई लामा को बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं, दलाई लामा भाषण देते हैं, सब कुछ होता है, मगर जो काम भारत कर सकता है, जो कर रहा है अभी तक तिब्बत के लिए दलाई लामा को आशा देकर, वो कोई और नहीं कर सकता, न कोई कर सकता था, न कोई कर सकेगा। सिर्फ भारत ही कर सकता है, कर सकता था और कर रहा है और करता रहेगा। इस दिशा में दलाई लामा को भारत रत्न से शोभित करना बहुत ही अच्छा है, आवश्यक है, परम आवश्यक है। और ये सबसे बड़ा उचित राजनीतिक कदम है ये चीन को संदेश देने का कि हम चीन के आधिपत्य को स्वीकार नहीं करते हैं तिब्बत पर। यह बहुत बड़ा संदेश हो। हालांकि वाजपेयी जी ने चीन में जाकर 70 तक जो उनकी सरकार थी मोदी देसाई की, तब घोषणा की थी कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, हम इसे मानते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि आज की सरकार इस बात को मानने को तैयार हो। अंदर से अधिकृत रूप से वो कुछ नहीं कह रही हो, मगर मुझे मालूम है कि वो इस बात को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि तिब्बत मुक्त हो चीन के अधीनता से, और मैंने तो कभी स्वीकार नहीं किया दिल से।
जब वाजपेयी जी ने कहा था तब मैं उसको कॉलेज में था, मगर मुझे बहुत बुरा लगा था जब ये वाजपेयी जी ने कहा था। मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, हालांकि मैं तिब्बती नहीं ना लामा हूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। इसे देखते हैं क्या होता है। ये सिर्फ मेरे विचार है जो मैंने आपके साथ साझा किया। जो होगा वो तो आगे होगा, देखा जाएगा। मगर जिन लोगों को संशय है या संशय था कि क्यों मिलना चाहिए दलाई लामा को, उसका संशय मैंने दूर किया। और मैं कहता हूँ सिर्फ दलाई लामा ही नहीं, विश्व की कई ऐसी बड़ी बड़ी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो विश्व में काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, उनको भी ऐसा भारत रत्न का पुरस्कार देना चाहिए। और नोबल से भी आगे है भारत रत्न, ये मेरी मानना है, मैं मानता हूँ, मेरी धारणा है। हम इसे उस स्तर तक ले जा सकते हैं अगर हम सचिन तेंदुलकर जैसे व्यक्तियों को भारत रत्न दें न दें, और दलाई लामा जैसे व्यक्तित्व को भारत रत्न से सुशोभित करें, तो हमारे भारत रत्न के पुरस्कार का भी मान बढ़ेगा। अगर देना ही था सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के लिए, क्योंकि उनका क्रिकेट का योगदान था, तो क्रिकेट के योगदान में सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसको सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जा सकता है, वो है कपिल देव। कपिल देव ही थे जिस बात के क्रिकेट को पूरा बदल दिया। 83 का विश्व कप जीत कर जब आए, उसके बाद भारत का क्रिकेट जो बढ़ा है, जो फला फूला है, उसका श्रेय कपिल देव को जाता है। सचिन तेंदुलकर ने तो पेड़ लगने के बाद फल खा रहे हैं। इसलिए हालांकि कपिल देव के लिए मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, मगर फिर भी एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर से कई ज़्यादा बड़ा काम क्रिकेट के लिए कपिल देव ने किया। तो बस आज इतना ही जो मैं कहना चाहता था मैंने आपसे कहा। उससे कुछ त्रुटियाँ हो सकती है, क्षमा करें मुझे। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये पसंद है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और आप टिप्पणी भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँ आपकी हर टिप्पणी का जवाब देने का। जय भारत।